Good morning, students. Students, today we are going to start our new chapter number 5, that is data handling. So, first of all, what is data? Data क्या चीज़ है? ठीक है? Data is the information collected in any case. Suppose हम लोगों को स्कूल से हम कई बार आपको देते हैं वर्क कि आपको अपने नेबरहुड में ये पता करना है कि आपके नेबरहुड में टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ उनमें टोटल नंबर ऑफ मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन कितने हैं. ठीक है, आप वो डाटा ऐसे रैंडमली कलेक्ट करके ले आते हो, जैसे हाउस नंबर 220, नंबर ऑफ वीमेन इतने, मैन इतने, चिल्ड्रन इतने. ठीक है, इस तरह से आपने डाटा कलेक्ट कर ले आए, उसको बोलते हैं रा डाटा. रा डाटा हो गया हमारे पास मटेरियल जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बोला जाता है कि अपनी क्लास के बच्चों की हाइट बताइए, आपने एक हाइट निकालनी है. आप क्या करते हो, मॉनिटर खड़ा हो जाएगा, वो रोल नंबर वाइज नहीं, वो जाएगा ऐसे रैंडमली हर एक बच्चे के पास हाइट लिख लिया, आपकी कितनी आप हाइट वगैरह सब आपने लिख लिया. ठीक है, देन आप क्या करोगे, फिर आपने मैम को आप वैसे थोड़ी ना दोगे, आप एक सिस्टमैटिक वे से एक टेबल बनाते हो, उसको प्रेजेंट करते हो अच्छे से. पहले तो आपने जो डाटा वो कलेक्ट किया इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको बोलते हैं डाटा. ठीक है, तो डाटा होता है कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होता है. तो जनरल कोई डाटा कलेक्ट कर लिया, रन मेड बाय अ बैट्समैन, एक बैट्समैन ने 10 टेस्ट मैचेस में कितने स्कोर बनाए, वो एक रा डाटा. आप 10 मैचेस का ऐसे लिख लोगे, दैट इज रा डाटा. वो हो गया आपके पास डाटा विच इज इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म. ठीक है, ये था आपका डाटा क्या होता है. ठीक है, डाटा. ठीक है, डाटा होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, कलेक्टेड इंफॉर्मेशन. ठीक है, नेक्स्ट आपको आता है बेटा, आपने डाटा को अब सिस्टमैटिक मैनर से एक ऑर्गेनाइज करना है डाटा को अलग अलग तरीके से. सो पहला जो हमारा आता है वो हमें ग्राफिकली कैसे उसको बनाना है, अपने डाटा को ग्राफिकली कैसे शो करना है. सो सबसे पहले हमारे पास होता है, अगर हमने ग्राफिकली डाटा शो करना है तो पहला हमारे पास आता है पिक्टोग्राफ. एज द नेम सजेस्ट, पिक्टोग्राफ, पिक्चर है ना, तो पिक्टोग्राफ होता है जो कि आप पिक्चर्स की फॉर्म में अपने ग्राफ को शो करें. ठीक है, वो हो गया पिक्टोग्राफ. जैसे आपको बोला जाता है, जैसे आपकी ये बुक है, बुक पे आपकी ये एग्जाम्पल दी हुई है, एक पिक्टोग्राफ है, आपको कार्स बताई हुई हैं. ठीक है, तो ये एक कार जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है 100 कार्स को, मतलब एक सिंबल 100 कार के बराबर है. तो जुलाई में कितनी कार्स थी, 250. ये इतना सा डिनोट करेगा 100 का आधा, मतलब 50 कार्स. तो 100 + 100 + 50 250. तो ये जो डाटा है, हो सकता है ये डाटा किसी ने कलेक्ट किया होगा कि जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कितनी कितनी कार्स जो हैं वो सोल्ड की गई. ठीक है ना, तो हमने जहाँ प्रोड्यूस की गई, तो हमने जुलाई में हमें बोला 250, तो हमने उसको पिक्चर की फॉर्म में इस तरह से लाना है. अगस्त में हमें बोला 300, तो हमने 3 कार्स बना दी, क्योंकि 300 कार्स बनाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट वर्क. ओके, तो हमने रिप्रेजेंट करना होता है. ये अब हमारे पे है कि हम किस तरह से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किस तरह से पिक्टोग्राफ को शो कर रहे हैं. सितंबर में 1 2 3 4 कार्स है, दैट मीन्स के 400 है. तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी है कि पिक्टोग्राफ क्या होता है. क्लियर. सो सेकंड वन जो है वो आपके पास आता है, सेकेंड वन इज बार ग्राफ. अब ये बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ में जो होती है वो इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है बार्स में. बार क्या होता है, बार हो गई किस्म की रॉड. ठीक है ना, तो बार्स में आपको इंफॉर्मेशन को शो किया जाता है, जिसमें यूनिफॉर्म विड्थ होती है, उनकी लेंथ जो होती है उसके अकॉर्डिंग होती है, और मतलब जो वैल्यू आपको दी होती है उसी के अकॉर्डिंग तो हाइट होती है, बट विड्थ जो होती है वो हमेशा आपको सेम रखनी होती है. लाइक ये आपके पास एक
बार ग्राफ गिवन है आपको, ठीक है। अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ डिफरेंट विड्थ, देयर हाइट बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यू। हाइट डिपेंड करता है आपको जो वैल्यूज गिवन होंगी, बट जो विड्थ है बार्स की वो सेम होनी चाहिए। यहाँ से लेके का डिफरेंस ये बार का, इस बार की विड्थ और बाकी बार सब बार्स की जो विड्थ होगी वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज करिए आपको ये कोई इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th और ये एकेडमिक ईयर दिया हुआ है। ये था कि 2003-4 में 8th में कितने स्टूडेंट्स थे, 100 स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ तक हम 100 तक लेके गए, ये हमारा फर्स्ट बार आ गया। सेकंड था 2004 और 5 में 200 स्टूडेंट्स थे, तो ये हमने 200 को प्रेजेंट किया है। फिर 250 थे, देन 300 थे, देन 350 थे। ये जो इनकी हाइट है ना बार्स की, ये डिपेंड कर रही है जो आपको वैल्यूज गिवन होंगी, बट विड्थ जो है वो सभी की विड्थ हमेशा सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये होता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में आप कोई भी इंफॉर्मेशन शो करते हो बाय यूजिंग बार्स, ठीक है। लेकिन बार्स जो है वो इक्वल विड्थ की होनी चाहिए। हाइट जो है वो डिपेंड करती है वैल्यूज पे जो आपको गिवन हो। तो ये था आपका बार ग्राफ। Okay, third one is double bar graph. अब डबल बार ग्राफ जो होता है ये क्या है? डबल बार ग्राफ हमें शो करता है टू सेट ऑफ डाटा साइमल्टेनियसली। आपको डाटा दो सेट का दे दिया जाता है। सपोज आपको दिया जाता है कि 2005-6 में और 2006-7 में जो मार्क्स थे बच्चों के वो कितने कितने आए हर एक सब्जेक्ट में। जैसे मैथ्स में 2005-6 में 10th क्लास के कितने मार्क्स आए थे, फिर 2006-7 में कितने आए थे। दोनों सेशन, दो सेशन के दिए जाते हैं। अब दोनों सेशन के मार्क्स को साइमल्टेनियसली शो करने के लिए हमें डबल बार ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। लाइक ये देखिए डबल बार ग्राफ, ठीक है। इसमें साइमल्टेनियसली शो किया जाता है डाटा। ये देखिए 2005-6 के लिए हमने ये ब्लैंक रखा हुआ बार को और 2006-7 के लिए फिल्ड है, ठीक है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, एक बच्चे के मार्क्स दिए हैं ये। उस बच्चे ने मैथ्स में 2005-6 में 30 मार्क्स लिए थे और 2006-7 में 60 लिए थे। यहाँ से इसने SST में 50 लिए थे और 6-7 में 655 लिए थे। ये पूरा डाटा शो किया हुआ और यहाँ पे भी इनकी जो विड्थ है ना ये सेम रहनी होती है। बस आपको डिफरेंस किस तरह से शो करना है, यहाँ पे आपको देना पड़ता है कि आप लाइनिंग भी ले सकते हो, आप यहाँ पे बॉक्सेस भी ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर चॉइस। बट आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि टीचर कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने फर्स्ट वाला बार किसके लिए लिया और सेकेंड वाला बार किस लिए लिया। तो ये होता है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में हमें दो सेट जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली होती है, डाटा मिला होता है, साइमल्टेनियसली उसको हमें प्रेजेंट करना है, तो हमें डबल बार ग्राफ को यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो ये थी आपकी ग्राफिकली आप कैसे शो करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। डाटा ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब आपको डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है बेटे। जो आपको डाटा मिलता है ना कहीं से भी, वो हम और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लेते हैं, उसको बोलते हैं रॉ डाटा, ठीक है। अब हमें उसको पहले ऑर्गेनाइज फॉर्म में बनाने के लिए हमारे पास एक टेबल होता है जिसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो आपने 7th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सपोज आपको मैं बुक से ही एक एग्जाम्पल देती हूँ कि आपको बोला जाता है कि किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? कोई कहता है मेरा आर्ट्स है, कोई कहता है मैथमेटिक्स है, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स। ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। डिफरेंट मैथड, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की दी हुई है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने स्टूडेंट्स को मैथ्स पसंद है, कितने स्टूडेंट्स को आर्ट्स एंड कितने स्टूडेंट्स को साइंस पसंद है, तो या कितने स्टूडेंट्स को इंग्लिश पसंद है। तो उसके लिए हमें डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में शो करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। जैसे अब आर्ट्स था, आर्ट्स कितने बच्चों को पसंद था? 7 स्टूडेंट्स को। अब उसको हमने प्रेजेंट कैसे करना है, आपने ऑलरेडी 7th में पढ़ा हुआ है। तो 5 को प्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 और 5th वाला डायगनली आता है। इस तरह से नहीं आएगा, इस तरह से आएगा 6 7। मैथमेटिक्स 5 स्टूडेंट्स को पसंद है तो ये 5 आ गया। साइंस 6 स्टूडेंट्स को पसंद है तो 5 1 6 हो गया। और
इंग्लिश जो है वो 4 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम पता करते हैं कि किस तरह से हमें डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी होता क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी होता है कि कोई भी चीज़ कितनी बार आ रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी गिव्स अ नंबर ऑफ टाइम दैट अ पर्टिकुलर इवेंट अकर, कोई भी एंट्री कितनी बार आ रही है। जैसे आर्ट्स जो था, आपको लास्ट मैंने पेज पे इंफॉर्मेशन बताई, आर्ट्स 7 टाइम आया, सो 7 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्ट्स। मैथमेटिक्स 5 टाइम है, तो 5 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैथ्स। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है कोई भी चीज़ कितनी बार कोई आ रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और इस टेबल को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो क्लास, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कब होती है? जब हमें खुद कंफर्म नहीं होता है कि जैसे आपको किसी क्लास के मार्क्स आपने लिख लिए, ठीक है। सपोज आपको ये एक एग्जाम्पल दी जाती है कि ये जो मार्क्स दिए हैं मैथमेटिक्स के दिए हैं आउट ऑफ 50 कितने स्टूडेंट्स के? 60 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, ठीक है। ये मार्क्स है, किसी के 21 है, 10, 30, 22 इस तरह से मार्क्स 60 स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं। अब इसको हमने टेबल बनाना है इसका। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने लगे तो बहुत ही लंबा पड़ेगा कि 10 मार्क्स कितने लिए, 1 से लेके 60 तक आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा। इट्स वेरी वेरी लेंथी वर्क, ठीक है। तो उसके लिए हमें ग्रुपिंग करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सपोज करिए मुझे वो कैसे करनी है। ये हमारे पास एक टेबल बनाया हुआ है। सबसे पहले देखना है 0 to 10, ये होती है ग्रुपिंग करना। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ध्यान रखना है कि जो जिस नंबर को आप यहाँ पे छोड़ेंगे नेक्स्ट आपने वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। नाउ 0 to 10, 0 to 10 2 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए हैं, तो आ गया 2। 10 to 20 10 स्टूडेंट्स ने लिया है, तो ये 10 5 5 10 आ गया। 20 to 30 21 स्टूडेंट्स ने लिया है, 30 to 40 19 ने लिए हैं। इस तरह से ये आपका बन गया ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये होता है जब आपको लेंथी इंफॉर्मेशन है, आप उसको अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो उस केस में आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस केस में आपको ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाना पड़ता है। अब सबसे पहले इनको बोलते क्या हैं? ये जो आपका 0 से लेके 0 to 10 है, ठीक है। 10 देखिए बेटा, हर एक इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ये सारा ये एक क्लास इंटरवल, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये क्लास इंटरवल्स होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा 10 यहाँ पे भी है, 10 यहाँ पे भी है, ठीक है। 10 दोनों जगह पे है, ठीक है। 10 दो बार आ रहा है, 0 to 10 एंड 10 to 20। सिमिलरली 10 to 20, 20 to 30 दो बार आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब ये जो 10 होगा ना, ये सेकेंड क्लास इंटरवल से बिलोंग करेगा। यहाँ पे 0 to 9 लेना है, यहाँ पे 10 to 19 लेना है, ठीक है। यहाँ 20 to 30, या इस वाले में ये होती है लोअर क्लास लिमिट, ये होती है अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट में एक कम लेना आपने, ठीक है। जो 10 होगा वो यहाँ पे फॉल नहीं करेगा, यहाँ पे करेगा। 20 यहाँ पे करेगा, 30 यहाँ, 40, 50, ठीक है। इस तरह से दिस इज लोअर क्लास लिमिट, दिस इज अपर क्लास लिमिट। अब 0 to 10 के बीच में 10 का डिफरेंस, 10 to 20 10 डिफरेंस, हर एक के बीच में 10 डिफरेंस आ रहा है। उस 10 को बोला जाता है क्लास विड्थ या क्लास साइज। तो ये होता है आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी को, जो हमने आपको भी पढ़ाया, उसको हमें अगर ग्राफ में शो करना है, जैसे 0 to 10 था, 0 to 10 is 2, फिर 10 to 20 आ गया ना, तो वो आ गया 10। तो बेटा इनके बीच में डिफरेंस नहीं है डिफरेंस 0 to 10, 10 to 20 आ रहा है, नहीं है डिफरेंस, तो इनके बार्स के बीच में भी डिफरेंस नहीं होगा। ये बार्स होंगी जिनके बीच में डिफरेंस नहीं है। ये देखिए 20 to 30 21 था, 20 to 30 ये 21 आ गया। इस तरह से ये ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है डाटा की, उसको बोला जाता है हिस्टोग्राम, ठीक है। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है? बार ग्राफ जो होता है उसमें डिफरेंस होता है, और बार ग्राफ हम जो है वो हम सिंपल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ग्रुप्ड डाटा को शो करना है तो उसके लिए हम हिस्टोग्राम का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी थोड़ी आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ योर चैप्टर डाटा हैंडलिंग। क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपने जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी हम उसमें सॉल्व करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से
वॉच करोगे। एंड अगर कोई आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे जो डाउट्स हैं वो ग्रुप में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।